हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर जो 6 मार्च 2025 को आज हुआ था, उसकी डिटेल्ड आंसर की आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एवेल्यूएशन खुद कर पाएंगे कि आप आज के पेपर में कितने नंबर लेकर आने वाले हैं। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन थे और उनके आंसर क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, पहला पैराग्राफ था। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि 3.25 घंटे का टाइम आपको मिला था पढ़ने के लिए। तो आप अच्छी तरीके से इन सभी पैराग्राफ क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। अब आंसर देख लेते हैं, इनके आंसर क्या होने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसके क्वेश्चन इस तरीके से हैं। आनंद भारती इज जस्ट अ मिनट आनंद भारती इज लोकेटेड इन अ हाउस कॉल्ड, तो उसका आंसर हो जाएगा नीडा। ठीक है। हु स्टडीड इन अ स्मॉल स्कूल, तो सिंपली आंसर करना है आपको लिटिल गर्ल्स। ठीक है। अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज अ पर्सन, तो इसका आंसर हो जाएगा हु इज द फर्स्ट इन द फैमिली टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 आया था, व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल, तो इसमें सभी होंगे। फील्ड ट्रिप्स भी है, डिस्कशन और ऑन करेंट इवेंट्स है, जस्ट अ मिनट, और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स है। तो तीनों ऑप्शन है, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू, तो इसका सीधा आंसर होगा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स। ए ऑप्शन आपको लॉक करना है। ठीक है। लास्ट जो छठा क्वेश्चन है फर्स्ट पैराग्राफ का, वो है हु सेट अप आनंद भारती स्कूल, तो इसका सही आंसर है जानकी अय्यर। ठीक है। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन पहले पैराग्राफ के हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ था, जो कि 9 नंबर का था, अनसीन पेसेज, उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरीके से करने थे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कई वीडियोस में, क्लास में भी, जब मैं ऑफलाइन आपकी क्लासेस लेता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि क्वेश्चन जितना पूछा गया है आंसर आपको उतना ही देना चाहिए। जितना शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल आप आंसर लिखेंगे उतना ही आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो सेकेंड पैराग्राफ का हमारा पहला क्वेश्चन था, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, Whose message stole the hearts of Indians? तो इसका सिंपली आंसर आप करेंगे बापूजीज, यानी महात्मा गांधी का मैसेज था, वही जो है उन भारतीयों का दिल उसने चुराया था। तो ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली एकदम जैसा जैसा पूछा गया ना वैसा ही आपको आंसर करना है। तो सिंपली आप 2-3 शब्दों में लिख सकते थे बापूजी यानी महात्मा गांधी मैसेज। ठीक है, उनका मैसेज, कि इतना ही पूछा गया। हु बिकेम इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम, हु बिकेम इंडियाज सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम, तो सिंपली इसका आंसर होगा मैन, वीमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन। सभी जो है भारतीय जो स्वतंत्रता के भारतीय सैनिक कौन बने, तो ये सभी बने, मैन, वुमन और आदमी, औरत और जितने छोटे मोटे सब बच्चे थे, ये सब बने। तो सिंपली इतना आंसर आप करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ इतना ही दिया गया है, तो पैराग्राफ के हिसाब से आपको करना है और सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट आपको करना है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, Why are you and I fortunate? आप और हम भाग्यशाली क्यों हैं? तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ आपको आंसर इस तरीके से करना था, बिकॉज वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री बीइंग मेड एंड टेकिंग पार्ट इन इट, क्योंकि हमने इतिहास को बनते हुए देखा और उसकी हिस्सा बने हम। तो इस तरीके से सिंपली आपको अपना आंसर करना था। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैज टू बी रिस्पेक्टेड इफ वी आर इंडिया सोल्जर, अगर हम भारतीय सैनिक हैं तो क्या किस चीज का सम्मान किया जाना चाहिए, है ना। तो इसका सिंपली आंसर आप करेंगे इफ वी आर इंडिया सोल्जर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियाज ऑनर, हमें भारत के सम्मान का सम्मान करना चाहिए, एंड दैट ऑनर इज अ सेक्रेड ट्रस्ट, और वो है एक पवित्र विश्वास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ सिंपली आपको अपना आंसर इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड एनीथिंग नॉट बी हिडन, तो इसका आंसर सिंपली आप करेंगे बिकॉज द डिजायर ऑफ हाइड समथिंग मीन्स फियर विच इज अनवर्थी, यानी जो छिपाने का मतलब क्या है, छिपाने की इच्छा रखना मतलब कहीं ना कहीं डर को इंडिकेट करता है, जो कि सही नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना था, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा गया था कि व्हाई शुड एनीथिंग नॉट बी हिडन, क्यों कोई भी चीज नहीं छुपाई जानी चाहिए, है ना। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन था व्हाट कैन नॉट बी डन अंडर बापूजीज लीडरशिप, है ना। तो क्या नहीं किया जा सकता बापूजी के, जो महात्मा गांधी जी की नेतृत्व में क्या नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर सिंपली अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ आपको इतना ही लिखना था, सीक्रेसी और हाइडिंग एनीथिंग, यानी कोई गुप्त चीज़ें या छिपाना किसी भी चीज़ को, क्योंकि इसी बारे में बताया गया है पैराग्राफ में। तो सिंपली आप अपना आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
कई बच्चे क्या होते हैं पूरी की पूरी लाइन चिपका के आ जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है ना, क्योंकि एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को जांचा जाता है पैराग्राफ के माध्यम से। तो शॉर्ट एंड स्वीट जितना पूछा गया उतना ही आपको आंसर देना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू ग्रो अप इफ यू आर अनअफ्रेड। तो इसका सिंपली आंसर करेंगे, आप किस तरीके से ग्रो अप बढ़ेंगे। तो सिंपली इसका आंसर जैसा कि लास्ट लाइन में दिया गया है पैराग्राफ में, एज ए चाइल्ड ऑफ लाइट अनअफ्रेड सीरीन एंड अनरफल्ड, यानी एक तरह से प्रकाशमान आप होंगे बिना किसी भय के, एकदम शांत स्वभाव से, और जिसको कोई नियंत्रित नहीं कर सके। इस तरीके से आपकी जो है वृद्धि, आप ग्रो अप होंगे, बड़े होंगे। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ में बताया गया है। तो सिंपली आपको अपना आंसर इसी तरीके से करना है। लास्ट के 2 क्वेश्चन है जिसमें सिमिलर वर्ड अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। तो हमारा जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, राइट द सिमिलर वर्ड फॉर लकी फ्रॉम द पैसेज। तो बड़ा सिंपल पूछा गया था। तो लकी का सिमिलर वर्ड हो जाएगा फॉर्चुनेट। लकी मतलब भी भाग्यशाली होता है, फॉर्चुनेट मतलब भी भाग्यशाली होता है। अगला हमारा है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ वर्दी। तो वर्दी का अपोजिट हो जाएगा अनवर्दी। एकदम साफ साफ अलग ही पैराग्राफ में दिख रहा था, तो इजीली आपने लिख भी दिया होगा। तो इस तरीके से हमारे सेकंड पैराग्राफ के 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आया था। सेक्शन बी में क्या होता है, लेटर आया था एक तो बड़ा सिंपल सा लेटर आया था। इमेजिन यू आर अंजलि और पुनीत। आपको कल्पना करनी है कि आप अंजलि हैं या पुनीत हैं, लिविंग इन मुंबई। आप बॉम्बे में रह रहे हैं। राइट लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर स्कूल एंड स्टडीज देयर। अपने दोस्त को आपको एक पत्र लिखना है अपने स्कूल के बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले अपना नाम, जैसा कि नाम बताया गया है। एक मिनट जस्ट देख लेते हैं जरा। तो नाम आपका जो भी बताया गया वो आपको लिखना है। एड्रेस जो भी बताया गया है, मुंबई वगैरह बताया गया है, पुनीत, अंजलि, जो भी आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेट मेंशन करने, डेट दी नहीं गई तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम लिखा तो आप फ्रेंड का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो लिख दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर मेन जो बॉडी पार्ट है उसमें आपको क्या लिखना था, वो ये इस तरीके से आप लिख सकते थे। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। तो स्कूल और स्टडीज़ के बारे में आपको बताना है। स्टडी के बारे में बताना तो आप सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन माय स्कूल हियर इन मुंबई, ठीक है। मेरे आई होप यू आर डूइंग वेल कि आप अच्छा कर रहे हैं, और मैं अपनी जो है एक्सपीरियंस पढ़ाई के स्कूल के यहाँ पर आपसे साझा करना चाहता हूँ। माय स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सिटी। शहर में सबसे बढ़िया मेरा स्कूल है, विद ग्रेट टीचर्स एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़। अच्छे बढ़िया टीचर हैं, आधुनिक फैसिलिटीज़ सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। द टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। अध्यापक बड़ी जो है मदद करने वाले टीचर्स हैं। एंड द क्लासरूम आर वेल इक्विप्ड। जो क्लासरूम है, कक्ष हैं जो, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सुसज्जित हैं। आई एम एंजॉइंग माई स्टडीज स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड इंग्लिश। मैं आनंद ले रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ पढ़ाई के अंदर। तो इस तरीके से सिंपली आपको करना था। वी ऑल्सो हैव मैनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विच मेक लर्निंग मोर इंजॉयबल। और भी काफ़ी जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें मैं भाग लेता हूँ, और जो मेरी पढ़ाई को काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना था। आई मिस यू अलॉट एंड होप टू मीट यू सून, टेक केयर एंड राइट बैक सून, योर फ्रेंड पुनीत या अंजलि, वट एवर हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है। तो बड़ा सिंपल सा था, कोई ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें था, सॉरी इसी में ईमेल आ गया। तो ईमेल मैंने वैसे रिकमेंड किया था कि अगर आपके एग्जाम में ईमेल आता है तो आप ईमेल को प्रीफर करिएगा, क्योंकि ईमेल का जो होता है एक तरह से जो फॉर्मेट होता है बड़ा इजी होता है, और आराम से उसमें नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ईमेल भी बड़ा इजी सा आया था। तो ईमेल आप इस तरीके से लिख सकते थे। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना होगा, जैसे कि फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, 2CC BCC और सब्जेक्ट, और ये 5वां कॉलम जो बॉडी पार्ट का होता है, इस तरीके से आपको बनाना था। मेल एड्रेस दिया हुआ नहीं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते थे, कुछ भी बना के लिख दे। चूँकि जोधपुर का जिक्र किया गया तो इस तरीके से आप अपना मेल एड्रेस बना सकते हैं। CC BCC का कोई इसमें उल्लेख नहीं किया गया तो वो खाली छोड़ देते आप। सब्जेक्ट क्या था, रिक्वेस्ट टू अरेंज एन इंग्लिश टीचर फॉर क्लास 10। इंग्लिश टीचर का जो है व्यवस्था करनी थी, क्योंकि टीचर नहीं है, उसके संदर्भ में ये मेल आपको करना है। तो सिंपली आप इस तरीके से करेंगे। अब बॉडी पार्ट में आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम करण या करिश, यानी जो नाम दिया गया क्वेश्चन में वो आपको लिखना है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन GSS जोधपुर का हूँ। आवर बोर्ड एग्जामिनेशन आर अप्रोचिंग, एग्जाम नज़दीक हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एन इंग्लिश टीचर इन स्कूल। हमारे स्कूल में अंग्रेजी के अध्यापक नहीं है। दिस इज अफेक्टिंग आवर प्रिपरेशन एंड वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सिंपली एकदम साफ अंडरस्टैंडेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज एन इंग्लिश टीचर एज सून एज पॉसिबल सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर सिलेबस properly. Your support in this matter will be highly appreciated. Thank you. Yours sincerely, Karan and Karish, whatever has been given in the क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी नाम दिया गया वो आपको लिखना है। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फॉर्मेट बना देंगे, ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो अपलोड किया था कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी को सजा कर आना है। अगर आपने उसी तरीके से अपनी कॉपी को सजाया है, ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करके आप करके आए हैं, तो यकीन मानिए एग्जाम में मुतासिर होगा आपकी कॉपी से, और वो आपको पूरे के पूरे नंबर इस क्वेश्चन में या जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उस हिसाब से तो आपको पूरे के पूरे नंबर देने वाला है एग्जामिनर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इजी भी आया, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
पेपर बहुत ईजी आया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो स्टोरी से रिलेटेड था। तो 2 स्टोरी आई हैं, तो स्टोरी ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, 10 स्टोरी मैंने 10 स्टोरी बताई हैं और उन्हीं में से आ गई वो स्टोरी, हर बार उन्हीं में से आती है। जैसे जो क्लेवर कैप सेलर है उसकी कहानी आई है, तो बड़ा सिंपली है, जितनी शॉर्ट एंड स्वीट आप लिखें, लेकिन मोरल के भी नंबर मिलते हैं, आपको मोरल भी लिखना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे। वैसे एक बार सही तौर पर देख लेते हैं। जैसे अनग्रेटफुल स्नैक के बारे में एक आई थी स्टोरी, तो आप सिंपली जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरीके से आपने लिखा होगा। ठीक है, और क्लेवर कैप्सेलर की कहानी थी, तो हम 8th क्लास से याद करते चले आ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस मोरल का थोड़ा देख लेना था आपको। मोरल को अलग ब्लैक पेन से आप लिखते तो जो थोड़ा जो है वो अट्रैक्टिव लगता है, और इसको अंडरलाइन करके आए होंगे तो और अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा, एग्जामिनर मुतासिर होगा आपकी कॉपी से। ठीक है, तो मोरल, इंटेलिजेंस इज बेटर देन स्ट्रेंथ, तो इस तरीके से आप मोरल लिख सकते थे। तो कुल मिला के ये 4 नंबर का क्वेश्चन स्टोरी से रिलेटेड था और बड़ा ईजी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पैराग्राफ है, टीचर्स डे। शिक्षक दिवस पर आपको लिखना था कि किस तरीके से आपने शिक्षक दिवस को ऑर्गेनाइज अपने स्कूल के अंदर किया है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आप उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर तरीके से कर कर आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बताने की इसमें है नहीं, वैसे आंसर मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ से अपना मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एतबार से भी और मार्क्स के एतबार से भी, क्योंकि ग्रामर का जो सेक्शन होता है अगर आपका पूरा सही है तो एक तरह से एग्जामिनर भी आपकी कॉपी से मुतासिर होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो अगर गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, यानी फिर अगर नंबर कट गए तो यहाँ पर आप पिछड़ जाते हैं। और अगर यहाँ पर ग्रामर के सेक्शन में आपने पूरे में से पूरे नंबर ले लिए तो यकीन मानिए दोस्तों आराम से इजीली 95 अबोव मार्क्स जो है आप लेकर आ सकते हैं एग्जाम में। तो ग्रामर का सेक्शन क्या कहता है, हमारा जो छठा क्वेश्चन था जो टेंस से रिलेटेड था, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करनी थी। तो पहला सेंटेंस था द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी थी। तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो फर्स्ट फॉर्म आनी है, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं हम इसको। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सिर्फ ऐसे ही लगाना था आपको राइज में। ठीक है, दूसरा हमारा सेंटेंस था वी, और हमें टेक वर्ब की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी थी। चूंकि ये सेंटेंस 4 के बाद में टाइम दिया हुआ है तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रूल्स हम यहाँ पर करेंगे वी हैव बीन टेकिंग। ठीक है, तीसरा जो था माई ब्रदर विल रीच हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो विल रीच ऑप्शन यानी ऑप्शन ए आपको करना है। और जो चौथा क्वेश्चन था द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कई दफ़ा इस एग्जाम्पल को हर जगह मिलेगा एग्जाम्पल आपको कि डॉक्टर आया उससे पहले पेशेंट जो था वो मर चुका था। तो सीधी सी बात है इसमें ऑप्शन आपको बी करना था, हमारा आंसर होगा हैड डाइड। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन बड़ी इजी से क्वेश्चन पूछे गए टेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, बड़ा सिंपल सा था। माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी एक तरीके से एडवाइस दी गई है, तो यहाँ पर आप सिंपली अपना आंसर करेंगे माई मदर टोल्ड मी या एडवाइज्ड मी। ठीक है, क्योंकि सलाह दी गई तो सिंपली आप एडवाइस भी लिख सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आता तो आप टोल्ड भी लिख सकते हैं। तो माई मदर टोल्ड मी या माई मदर एडवाइज मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, योर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माई में। ठीक है, तो ये करना था आपको। अब बात करते हैं सेकंड, इसी में जो नरेशन का सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या है, संजय सेड टू अच्छू व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड। तो सिंपली करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड से शुरू है, तो कंजक्शन तो WH वर्ड आना ही आना है। किस तरीके से बनाएंगे आप, संजू आस्ट, ठीक है, तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्ट में, फिर आछू, WH वर्ड जो है वाई, तो वाई आप इसमें कनेक्टिव रखेंगे, और बाद में इसे चूंकि प्रेजेंट टेंस था तो आप इसे पास्ट में बदल देंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी। तो आप बनाएंगे संजय आस्ट आछू व्हाई ही वर्कड सो हार्ड, वर्क की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, पास्ट टेंस में आपको लिखना है, अफर्मेटिव हमने बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप हटा देंगे। तो इस तरीके से सिंपली आपको अपना आंसर करना है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, बड़ा सिंपल सा पूछा गया। तो इसमें आपको भरना है मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स एवरी डे कम या कम्स, इसमें से आपको एक भरना था। अब एज वेल एज के बाद पहले जो वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग, वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, और प्लूरल है तो प्लूरल। तो मैडम सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कम्स। ठीक है, दूसरा था वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द सेमिनार, तो वन के हिसाब से यहां पर वॉज आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। बड़ा सिंपल सा पूछा गया है, माय फ्रेंड ब्रॉट अ बैग फॉर मी, तो इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो सिंपली आंसर हो जाएगा अ बैग वाज ब्रॉट फॉर मी बाय माय फ्रेंड। ठीक है, और अगला हमारा सेंटेंस था मैडम टीचेज अस इंग्लिश,
तो इसका सिंपली आप बनाएंगे क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो हम इस दो तरीके से बना सकते हैं। इसमें एक तरीके से मैंने आपको बनाकर दिखाया है, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से अपना आंसर करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरीके से बनाना चाहते तो आप बना सकते थे, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मैडम। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपका सही होता, जैसे भी आप बना करें। ठीक है, पहला तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम, और दूसरा इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मैडम। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट अ मिनट, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, यानी बच्चे चॉकलेट खाते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो WH वर्ड यानी व्हाट से बनाना है। तो सिंपली इसका क्वेश्चन बनेगा कि बच्चे क्या खाते हैं। अब बच्चे क्या खाते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट डू चिल्ड्रन ईट, और बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। सिंपल सा हमारा सेंटेंस था, पेरेंट्स लव देयर किड्स, माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं। इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पेरेंट्स के लिए दे आ जाएगा, और क्योंकि तो ये हो जाएगा दे है तो दे के साथ हम नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, तो हो जाएगा डोंट दे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका आंसर इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी। तो ये रहा हमारा सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में सीन पेसेस है। सीन पेसेस को देखकर आपको उसके हिसाब से अपने आंसर करने थे, तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो ये था, द बेकर यूज्ड टू बी, क्या हुआ करते थे बेकर? तो फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। वैसे हमने पढ़ा भी है चैप्टर, तो ऑल ऑफ द अबव, सभी कुछ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन ए डे, एक दिन में बेकर कितनी बार आता था? तो 2 बार आता था, एक सुबह आता था, एक शाम को आता था। तो ट्वाइस आप सिंपली आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन था द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर, तो सीधी सी बात है ब्रेड बैंगल्स की चाहत रखते थे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ही ग्रीटेड द लेडी विद गुड मॉर्निंग। जाहिर सी बात है सुबह आता था तो गुड मॉर्निंग कहकर उनका अभिवादन करता था, ग्रीट करता था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसी पैराग्राफ का जो सीन पेसेस है इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ डिड द चिल्ड्रन सी द बास्केट, तो किस तरीके से बास्केट को वो देखते, तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, तो चिल्ड्रन क्लाइम द बेंच और पैरापेट, पैरापेट होती है मुंडेर एक तरीके से उसे कहते हैं, टू पीप इनटू द बास्केट। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरीके से पैराग्राफ में देखकर आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पेसेस फ्रॉम रेलिंग। रेलिंग का जो है आपको सिमिलर वर्ड लिखना था, तो रेलिंग का सिमिलर वर्ड होता है पैरापेट, इसका मतलब होता है मुंडेर। ठीक है ना, तो रेलिंग का जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा पैरापेट। अब इसी में जो है दूसरा हमारा अथवा में जो सीन पैसेज आया था वो दूसरा ये रहा। तो अगर आपने दूसरा किया है तो उसके आंसर कुछ इस तरीके से हैं, ये देख लेते हैं। हाउ मैनी सन्स डिड किस्सा गौतमी हैव, कितने बच्चे थे किस्सा गौतमी के? तो एक ही था, तो सिंपली आप 1 पहला आंसर कर देंगे। व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड, तो उसने क्या मांगा था अपने बच्चे के लिए? तो दवाई, मेडिसिन मांग रही थी वो। तो सिंपली आप इस तरीके से अपना आंसर ऑप्शन में दिया गया है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा अपना आंसर इस तरीके से करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है हु वाज साक्य मुनि, तो साक्य मुनि कौन थे? बुद्ध थे साक्य मुनि। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा गया है, तो आप सी ऑप्शन करेंगे अपना। चौथा क्वेश्चन था व्हाट डिड बुद्धा वांट, बुद्धा क्या चाहता था? तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, बुद्धा वांटेड अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, एक ऐसे घर से आप सरसों के बीज लेके आ जाओ जहां पर आज तक कोई भी मरा नहीं है। ठीक है, ये चाहता था वो। वैसे हमने चैप्टर पढ़ा है तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली आप अपने हिसाब से भी आंसर बनाकर कर सकते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है विच क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी फ्रॉम द पीपल, लोगों से किस्सा गौतमी ने क्या कहा, क्या क्वेश्चन पूछा, क्या कहा उनसे? तो सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे किस्सा गौतमी आस्क्ड इफ एनीवन इन देयर फैमिली हैड लॉस्ट अ लव्ड वन, कि आपके घर में कोई ऐसा है जिसे आपने खोया हो, तो इस तरीके से उसने पूछा था सभी से, लेकिन ऐसा कोई घर है ही नहीं जहाँ पर आज तक किसी की मृत्यु हुई ना हो ना। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा पैराग्राफ आया था, तो कोई दिक्कत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। अब जो छठा इसमें क्वेश्चन आया था राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पेसेज, आपको सिमिलर वर्ड लिखना था। तो हील मतलब होता है जैसे कोई घाव भरने के सेंस में होता है ना, तो क्योर इलाज करना, तो हील का जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा वो क्योर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों सीन पेसेज हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आंसर एनी 3 क्वेश्चन
इसमें क्या होता है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में आपको 3 करने, 4 क्वेश्चन दिए गए, 4 में से आपको 3 करने हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावूज पीपल डिसेंड, यानी कोडावू के जो लोग हैं उनके पूर्वजों के बारे में क्या कहानी है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते थे। वैसे मैंने वीडियोज में काफ़ी डिटेल में बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने इन क्वेश्चन को बताया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया। यहाँ पर भी मैं सिंपली उनके आंसर आपको बता रहा हूँ। द कोडावी पीपल आर बिलीव्ड टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक और अरेबिक सोल्जर्स हु सेटल्ड इन कुर्ग, यानी इन्हें जो कोडाऊ पीपल हैं इन्हें ग्रीक और अरब के जो लोग थे, अरब के जो सैनिक थे उनका वंशज माना जाता है, क्यों, जो कि कुर्ग में सेटल हो गए थे। ठीक है, तो ये कहानी उनके बारे में है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, यानी अपनी जो बस की सवारी के लिए वो कैसे प्लान बनाती है। तो सिंपली उसने वो पैसे बचाए थे, फिर पैसे बचा के वो घूम कर आई थी वहाँ पर, उसने सिंपली अपना इस तरीके से प्लान बनाया था। तो आपको सिर्फ 20 से 30 शब्दों में लिखना है, तो छोटे से छोटे शब्दों में, छोटे से छोटे रूप में आपको अपना आंसर करना है। तो आप इस तरीके से कर सकते थे, वली सेव्ड मनी एंड प्लान हर बस राइड केयरफुली विदाउट टेलिंग एनीवन, यानी किसी को बताए बिना चुपचाप अपने उसने योजना बनाई, पैसे बचाए और योजना बनाई कि वो बस की सवारी करके आएगी। ठीक है, तो एकदम लिमिटेड शब्दों में, सीमित शब्दों में आपको अपना आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर, इसी के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक से पूछा गया है। तो इसमें सिंपली आप आंसर इस तरीके से करेंगे, एने फ्रैंक प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज सी हैड नो रियल फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त था नहीं, है ना, इसलिए उसने अपना जो है ब्रीफ स्केच अपने जीवन का बनाया था, दिया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, लास्ट जो चौथा क्वेश्चन है वो है, होम डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, यानी जो ब्लैक एरोप्लेन हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें नरेटर की हेल्प किसने की थी। तो एक तरह से वो बादल छा जाते हैं, एक अनजान सा जो है आदमी उसकी तरफ इशारा करता है, फिर वो बादलों में उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करता है, और जब वो बाद में वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतर के जब उस मैडम से पूछता है एयरपोर्ट पे जाकर, तो वो कहते हैं नहीं भी आप तो बादलों में तो आप हमें अकेले ही नज़र आ रहे थे, है ना। तो वहाँ पर इसमें पूछा गया है कि हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, कि किसने उस लेखक की जो है सुरक्षित पहुंचने में मदद की थी। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते थे, घोस्टली, यानी भूतिया जो पायलट था उसने उसकी मदद की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, द घोस्टली पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर लैंड सेफली, यानी बाद में तो वो दिखा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी वर्ड देकर उसका अपना आंसर कर सकते थे। तो 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 करने थे, तो मैंने चारों बता दी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, व्हाट, इसमें क्या है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। 2 क्वेश्चन दिए, उसमें से एक का करना है। व्हाट डज द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम सजेस्टेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उस कहानी से लिया गया। यानी खाने का दृश्य जो है उसे पागल कर देता है ना। ये खाने का दृश्य जो है उसे पागल कर देता है, इससे क्या बात प्रदर्शित होती है, क्या सुझाव मिलता है, क्या सजेशन मिलता है कि ये बात किसको सजेस्ट करती है, क्या बात सजेस्ट करती है। तो इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, द साइट ऑफ फूड मेडेन हिम सजेस्ट दैट द यंग सीगल वाज स्टार्विंग एंड टेरिफाइड टू फ्लाई, यानी वो काफ़ी भूखा था लेकिन उड़ने से डरता था, बट हंगर फाइनली फोर्स्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन भूख उसे आखिरकार उड़ने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। बाकी मैंने वीडियोस में पीछे जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, ये क्वेश्चन मैंने उनमें भी शामिल किए थे और अच्छी तरीके से डिटेल में उनके आंसर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को देखा है, याद किया है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज का पेपर करके आप काफ़ी खुश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो आपको एक ही करना था, इसलिए मैंने दूसरे का आंसर यहाँ पर लिखना पर्याप्त नहीं समझा, उचित नहीं समझा, तो एक आंसर कर दिया मैंने। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को करके आए, क्योंकि इसकी बनस्पत ये जो पहला क्वेश्चन है वो ईजी है। ठीक है, दूसरे की बनस्पत पहला क्वेश्चन वो ईजी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जो कि प्रपोजल, यानी जो हमारा चैप्टर है उससे, प्रपोजल चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है 14 नंबर। ठीक है, ड्रामा है एक तरह से, तो इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने लगभग 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड दिए थे, तो उन्हीं में से दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। नटालिया का आपको कैरेक्टर स्केच बताना है, तो आप लिख सकते थे इजीली, क्योंकि नटालिया जो एक यंग आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी बहस करने वाली, युवा, पजेसिव, अधिकार जताने वाली लड़की थी, जो लोमों से शादी करना चाहती थी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर, कुत्तों पर, ज़मीन के ऊपर वो बहस करती रहती है। इस तरह का उसका कैरेक्टर है, तो सिंपली आपको आंसर अपना इस तरीके से करना था। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द प्ले, यानी कहानी को बताना है, नाटक की स्टोरी को बताना है, प्रपोजल। तो एक ही क्वेश्चन करना था, इसलिए मैंने जो नटालिया वाला कैरेक्टर बड़ा इजी है और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे यही करके आएंगे। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था, तो आसानी से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। काफ़ी कुछ है इसके बारे में लिखने को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पोइट्री सेक्शन से है। ठीक है, तो इसमें जो पूछे गए, एक तो पहला क्वेश्चन तो जो है, पहली पोएम जो है वो बॉल पोएम से है। तो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है एक तरह से ज्ञान मीमांसा बोलते हैं हिंदी में, ज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है, तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से कर सकते थे, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द बॉय लर्निंग इन द पोएम, बच्चा क्या सीख रहा है इस कविता में। तो सिंपली आपको आंसर अपना करना है, द बॉय इज लर्निंग अबाउट लॉस एंड हाउ टू स्टैंड अप अगेन, यानी किस तरीके से जीवन में जो नफ़ा नुकसान होता रहता है उसे किस तरीके से बर्दाश्त करना है, दोबारा किस तरीके से खड़ा होना है, यानी उस नफ़ा नुकसान को बर्दाश्त करते हुए वापस जीवन में आगे किस तरीके से बढ़ना है, ये बात वो बच्चा सीख रहा है। ठीक है, अब जो दूसरी पोएम थी इसी में जो ऑप्शन में आई थी अथवा के अंदर, तो उसमें जो है डस्ट ऑफ स्नो से थी, तो उसके भी 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि भी डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल स्नो फ्लैक्स, यानी बर्फ की जो फांके कह सकते हो आप, तो वो है, उसे कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, स्नो फ्लैक्स को। और दूसरा क्वेश्चन था राइट द रेफरेंस ऑफ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के बारे में बताइए। तो एक तरह से हेमलॉक ट्री जो है वो नेगेटिविटी का प्रतीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आप कर सकते थे, द हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेस सोरो एंड नेगेटिविटी। ठीक, दुख और नकारात्मकता का ये प्रतीक है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-2 नंबर के थे, 4 नंबर के क्वेश्चन थे। अगर आपने पोएम्स पढ़ी हैं, सुनी हैं और वीडियोस मेरे देखे हैं तो इजीली आपको कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस को करने में नहीं हुई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, और क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी 3 में से 2 को करना है। 3 क्वेश्चन दिए, 2 करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, तो फायर का मतलब क्या है इस कहानी में, फायर एंड आइस जो पोएम है, सॉरी पोएम में फायर का क्या मतलब है, तो फायर का मतलब है फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, एंडलेस डिजायर, फायर से मुराद किससे, एंडलेस डिजायर से, अंतहीन इच्छाओं से। ठीक है, लालच से, विनाश से, इससे उसकी जो है कंपेरिजन किया गया। दूसरा क्वेश्चन था हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लाइन, यानी लाइन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंपली द लाइन हैज टाउनी स्किन एंड अ लाउड रोर, तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन था व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर ए मरमेड, जब वो अगर जलपरी होगी तो वो क्या कर सकती थी, तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करते, अमेंडा विशेस टू बी अ मरमेड सो सी कैन स्विम फ्रीली, यानी आसानी से आज़ादी बिना स्वतंत्रतापूर्वक वो तैर सके, उसका ऐसा अरमान था कि वो जलपरी होती तो कोई से रोकने वाला नहीं होता और वो आज़ादी से जो है नदी में तैरती रहती। ठीक है, तो ये उसका सपना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आपको लिखना है, 2 क्वेश्चन दिए, 1 आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट डज द थीफ से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, जो थीफ स्टोरी है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है कि जो अलग अलग लोग जब उनको लूटा जाता था तो किस तरह की प्रतिक्रिया में वो करते थे, तो सिंपली इस तरीके से आंसर दिया गया है। तरह तरह के लोग होते हैं, अमीर को लूटा जाता है तो वो गुस्सा जाहिर करता है, गरीब को लूटा जाता है तो वो उसे भाग्य का लिखा मान के तसल्ली सब्र कर लेता है, तो इस तरीके से वो मैंने आपको बताया भी था, और इसमें आप जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो मैंने सभी कुछ लिखा है, तो आप अपने आंसर का मिलान इसके अंदर से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा पूछा गया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, होरास डम्बी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ पर होरास डम्बी का करेक्टर लिख कर आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका सही होगा, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया और होरास डम्बी का करेक्टर भी लिख देते तो वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन दिए थे, आपको 1 करना था, दोनों ही क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हाँ, एनी 2 आउट ऑफ फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 करने हैं, 20-20 शब्दों में आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप करेंगे, पम्फ्री बिलीव्स इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज ट्रिकी रिकवर्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रीटमेंट, एकदम पूरी तरीके से वो ठीक हो जाता है, बिकमिंग एक्टिव एनर्जेटिक एंड हेल्थी अगेन, यानी उत्साही हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, दोबारा स्वस्थ हो जाता है, तो इसलिए वो काफ़ी खुश हो जाती है, तब वो कहती है ये तो सर्जरी की विजय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, तो जो स्टडी रूम में क्या वो अजीब सी घटना होती है, तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट था, इनविजिबल मैन इज डिस्कवर्ड बाय द लैंडलॉर्ड एंड मिसेस होल व्हेन फर्नीचर स्टार्ट्स मूविंग मिस्टीरियसली इन हिज लॉक्ड रूम, यानी वो फर्नीचर अपने आप हिलने डुलने लगते हैं बंद कमरे के अंदर से, तो ये एक अजीब सी घटना वहाँ पर हुई। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन, इसी में 3 है, आपको 2 करने थे। हाउ डिड द मदर ऑफ रिचार्ड हेल्प हिम, जो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट उस चैप्टर से लिया गया है, तो जो रिचार्ड है उसकी माँ जो थी उसकी किस तरीके से कैसे मदद करती है, तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, रिचार्ड्स मदर एनकरेज्ड हिज क्यूरियोसिटी, यानी जो उसकी जिज्ञासाएं थी रिचार्ड्स की
उसको वो प्रोत्साहित करती है, प्रोवाइडेड बुक्स उसे किताबें ला कर देती है, सपोर्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स उसके जो प्रयोग करती है उसे उसको सहारा प्रदान करती है, शेपिंग हिम इनटू अ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी एक महान वैज्ञानिक बनाने में उसको जो पूरा जो योगदान एक माँ को देना चाहिए वो पूरा योगदान उसे देती है। तो इस तरीके से वो अपने बच्चे की मदद करती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, 4 क्वेश्चन पिछली बार, अब की बार 4 क्वेश्चन पूछे गए। पिछली बार इसी क्वेश्चन नंबर 19 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 3 नंबर का था और अब की बार 4 नंबर का है, और चारों क्वेश्चन बड़े इजी हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑजिबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट, किस चीज़ की आशा कर रहा था, तो सिंपली आंसर हो जाएगा रिपोर्ट। दूसरा है मैटिल्डा इज इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, यानी बड़ी सी पार्टी में किसको इनवाइट किया गया था, मैटिल्डा को किया गया था, नेकलेस वाले चैप्टर से लिया गया। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली, तो भोली का सही नाम क्या था, तो उस भोली का सही नाम था सुलेखा, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश, तो उस किताब का नाम क्या था, मदर गूज था, जो कि द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे 19 क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा पेपर है। और दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में मैंने वीडियोस अपलोड किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम के एतबार से, उन्हीं में से पूरा का पूरा पेपर आया है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से अच्छे नंबर इस पेपर में लेकर आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.